Today I will discuss about the cell division. Let us see how this division occurs. तो सबसे पहले देखें कि किस किस तरह का सेल डिवीजन पॉसिबल है। यहाँ पे बेसिकली 3 तरह का डिवीजन होगा, 3 टाइप्स। अब इस 3 टाइप्स में कौन कौन सा टाइप्स है? पहला है माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, और जो तीसरा है वह है एमाइटोसिस। इसमें से इन दोनों डिवीजन को इनडायरेक्ट डिवीजन बोला जाएगा। इनडायरेक्ट डिवीजन, उसका कारण ये है क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो है न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि क्रोमोसोम के अरेंजमेंट और स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट से डिवीजन होगा। यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो इसको डायरेक्ट डिवीजन कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम माइटोसिस को देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला डिवीजन है माइटोसिस। अगर माइटोसिस की बात करें तो जितना भी वेजिटेटिव सेल है या सोमैटिक सेल, उसी में ये डिवीजन होगा। ये तो रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल में होगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो सकता है? आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव, या फिर इसको बोल सकते हैं सोमैटिक डिवीजन, क्योंकि इन्हीं तरह के सेल्स में होगा। ऑक्यूपेशनल डिवीजन, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड डॉटर सेल रिमेन इक्वल, कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे इक्वल बोला है तो इसको समझना कैसे है? तो ये था हमारा माइटोसिस। अब जरा इस पॉइंट को देखते हैं कि कैसे यहाँ पे इक्वेशन समझना है। एनिमल के केस में जनरली डिवीजन डिप्लॉइड सेल में होगा। तो पहले एनिमल सेल्स में देखेंगे। एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो अगर ये डिप्लॉइड सेल है, जैसे कि यहाँ पे 2n है, डिवीजन के बाद ये इस तरह से 2 डॉटर सेल बनाएगा और यहाँ पर इसकी प्लॉइडी भी 2n रहेगी। तो ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल। तो देखिए यहाँ पर इसका क्रोमोसोम नंबर और इन दोनों का सेम टू सेम है। अब जरा प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में 2 तरह से हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी और डिप्लॉइड सेल में। लोअर प्लांट जो होगा वहाँ पे हैप्लॉइड सेल में होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर सेल इस तरह से n, तो ये डिवीज़न के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। देखिए प्लॉइडी सेम टू सेम है। तो यहाँ पर इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा? लोअर प्लांट्स। ध्यान रखेंगे हायर प्लांट्स में ऐसा नहीं होगा। हायर प्लांट्स में कैसा होगा? हायर प्लांट्स में ये हो जाएगा इस तरह के लिए डिप्लॉइड सेल। तो कंडीशन यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये सेल बन गया इस तरह से डिप्लॉइड सेल। तो यहाँ पे प्लॉइडी 2n है, तो यहाँ पर भी प्लॉइडी कैसी हो जाएगी? 2n। तो देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम है, 2n। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसके लिए होगा? ये हो जाएगा हायर प्लांट्स के लिए। आपने इसका इक्वेशनल डिवीजन नाम देख लिया। वेजिटेटिव सेल में होता है, सोमैटिक सेल में होता है, इसलिए इसको ऐसा भी बोला गया है। रिप्रोडक्टिव सेल में तो हो सकता है, लेकिन केवल मल्टीप्लिकेशन पर्पज़ के लिए। अगर इसमें एग्जाम्पल देखें कि कहाँ कहाँ इसके लिए बेस्ट ऑर्गन हो सकता है, तो प्लांट में अगर देखें तो प्लांट में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए रूट टिप ले सकते हैं, शूट टिप में इसको आसानी से देखा जा सकता है।
इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एनिमल के केस में अगर देखें तो एनिमल के केस में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बेस्ट मटेरियल के तौर पर हेयर्स में देख सकते हैं, नेल में देख सकते हैं, कभी कभी आपको स्किन में भी ये आराम से समझ में आ जाएगा। माइटोसिस ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है, जिस ऑस का मीनिंग क्या है, थ्रेड से, और थ्रेड यहाँ पे क्रोमोसोम के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो सिस लिखा है तो इसके लिए है एसिस, यहाँ पे एसिस का मीनिंग है स्टेज या फेजेज। तो ये यहाँ पर इसके टर्म का मतलब है। माइटोसिस टर्म की बात करें तो इस टर्म का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का नाम था वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग, कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जब क्वेश्चन आएगा तो दोनों जो है नाम ऑप्शन में आपको मिलेगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटीबायोटिक डिस्कवरी, ये एंटीबायोटिक डिस्कवरी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेनिसिलिन। ये तो यहाँ पर कैसे समझेंगे, ए से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर, ए से एंटीबायोटिक। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वाल्थर फ्लेमिंग कहाँ पर है। फेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के फेज की अगर बात करें तो दो फेज होगा, टू फेज। अब इस टू फेजेस में पहला कौन सा है, पहले फेज का नाम आई फेज, आई फेज को इंटरफेज बोलेंगे। दूसरा फेज है एम फेज, एम फेज इज द माइटोटिक फेज। अगर इसको और सब फेजेज में डिवाइड करें तो इसके तीन सब फेजेज हैं, G1, S और यहाँ पे तीसरा है G2। प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज है, इसके बाद होगा एनाफेज, एनाफेज और लास्ट में टीलोफेज। इस तरह से यहाँ पे आपको ये फेज आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे होवार्ड एंड पेक साइंटिस्ट ने इन दोनों फेजेस को बताया, लेकिन टोटल इसमें 4 फेज हो जाएंगे। वो कैसे देखेंगे, 3 तो इसका लिखा जाएगा G1, इसके बाद S आ रहा है, फिर G2, लास्ट में M आ गया। इसको सेल साइकिल से देखते हैं। सेल साइकिल समझने के लिए यहाँ पर एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना इस सर्कल बना लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि ये देखिए, एक ये सर्कल हो गया, ये इसमें कौन कौन सी है, इस तरह से यहाँ पर अगर कह दें ये G1 है तो इधर क्या होगा S, तो इधर की ओर क्या होगा G2, यहाँ पे G2 फेज है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में आपको यहाँ पे 4 फेजेस को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसा है, इन्हीं चारों को लिखेंगे। प्रोफेज ये हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस को यहाँ पर इस तरह से लिख दे रहे हैं, साइटोकाइनेसिस। इसमें G0 या क्यूसेंट स्टेज की बात करेंगे, G0, इसके बाद G0 है स्टेज। तो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा। अब G1 से लेकर के G2 तक के फेज को पहले बता चुके, क्या बोला जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरफेज। तो ये है आई फेज। आई फेज को कई तरह से बोला जा सकता है, जैसे एक तो ये नाम है, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलेंगे, रेस्टिंग फेज, या फिर बोला जा सकता है एनर्जी फेज। कई तरह से यहाँ पर
नाम है, या फिर इसको बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन की तैयारी चलती है। ठीक, तो प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज तक ये है एम फेज। एम का मतलब माइटोसिस, दिस इज द एम फेज। इस तरह से ये हो गया फेज। यहाँ पे 4 फेज आपको पता ही है। ये जो स्टेज है G0, ये कौन सी स्टेज होती है? इसको बोलेंगे क्यूसेंट स्टेज। जब सेल को डिवाइड नहीं होना है तो ये सेल साइकिल से एग्जिट कर जाएगा, यानी कि इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कौन सा बात आपको याद रखना है? एग्जिट द G1 फेज। G1 फेज में नहीं जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे G1 फेज या सेल साइकिल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे G1 फेज हमने लिख दिया। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो यहाँ पे 2 सेल बनेगा इस तरह से, क्योंकि माइटोसिस में कितना सेल बनेगा? 2 सेल। एम फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस के डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियर डिवीजन। ये न्यूक्लियर डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। इसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाएगा। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस। इस पॉइंट को भी समझना है। तो यहाँ पर है कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, या कुछ लोग इसको सेल भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म बोलो या फिर यहाँ पे सेल बोल सकते हैं। ये है इस तरह से। अब यहाँ पर ये कैरियोकाइनेसिस टर्म ने प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे लिखें टर्न बाय स्कनाइडर। इन्होंने दिया इस शब्द का प्रयोग। और यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस लिखा हुआ है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पे लिखेंगे टर्न बाय व्हाइटमैन। अब हम लोगों को देखना है कि आई फेज के क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आई फेज को देखना है। आई फेज में टोटल कितना टाइम लगता है? जनरेशन टाइम सेल साइकिल में मोर देन 95% ऑफ टोटल जनरेशन टाइम लगेगा। यानी कि सेल साइकिल के इस वाले फेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एम फेज बहुत छोटा होगा। अब यहाँ पे इसको 3 तरह से समझना है। इसके फेजेस को देखने के लिए इसमें आपको बताया था, इसके 3 सब फेजेज हैं। G1, इसके बाद S फेज, और लास्ट में क्या है? G2 फेज। अब इसमें एक एक करके देखते हैं इसका मतलब क्या है। सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, लगातार ग्रो करता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट गैप फेज। फर्स्ट गैप फेज, या फिर इसको बोलेंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, या फिर इसको बोला जा सकता है पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोसिस के बाद वाला ये फेज है पोस्ट माइटोटिक फेज। तो यहाँ पे इसके नाम को आपने देख लिया। और इसकी क्या क्या खास बात हो सकती है? इस वाले फेज में आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस
मेन इसका इस वाले फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी दिमाग में रखना है, इस वाले पॉइंट को। तो ये हो गया कंप्लीट। अब जरा इस वाले फेज को देखते हैं। यहाँ पे एस फेज क्या है? एस फेज का अगर पूरा नाम देखें तो ये है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज, और सिंथेटिक फेज का मतलब है इसमें रेप्लिकेशन होगा। तो किसका सिंथेसिस है? डीएनए सिंथेसिस है। अब सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस है, और डीएनए सिंथेसिस को रेप्लिकेशन बोला जाता है। तो ये हो गया इसका मतलब। अब जो भी डीएनए सिंथेसिस है वो एक्चुअली में होता कैसे है? सेल डिवीजन होने के पहले क्रोमोसोम की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ पे सेंट्रोमियर इसके एक ही आर्म होगी। अब अगर ये फेज में चला जाए, यानी कि एस फेज में पहुँच जाए सेल, तो उसका डीएनए कुछ इस तरह से रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्रोमेटिड एक साथ ही जुड़ा रहेगा। यहाँ पे कितना है? एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड। यहाँ पे एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड है। और अगर इसकी पोलैरिटी की बात करें, अगर ये 2n है तो ये भी 2n रहेगा। अगर इसके अमाउंट की बात करें तो अमाउंट अगर 2c है तो यहाँ पे अमाउंट अब हो जाएगा 4c, यानी कि डबल हो गया है। डबल का मतलब यहाँ पर क्या है? एक क्रोमेटिड से दो हो गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अपना समझना है। लेकिन इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अभी दिखाई नहीं पड़ेगा इस फेज में, ये बाद में दिखाई पड़ता है। बट बोथ क्रोमेटिड्स नॉट विजिबल हियर, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए इस सिंथेटिक फेज को इनविजिबल फेज भी बोला जाता है। एंड हेंस एस फेज आल्सो नोन एज इनविजिबल फेज। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना है। तो विजिबल कहाँ पर होगा? विजिबल होगा माइटोटिक फेज में। इसको भी तो विजिबल कहाँ पर होगा? इट इज विजिबल इन मेटाफेज। ये मेटाफेज में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने दो नाम देख लिया है। सिंथेटिक फेज में दो चीज़ आपको और याद रखना है। डीएनए का सिंथेसिस तो है ही, यहाँ पर देखिए डीएनए सिंथेसिस, यहाँ पर ये डीएनए सिंथेसिस लिखा हुआ है, प्लस बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। बेसिक हिस्टोन प्रोटीन इसका फॉर्मेशन होगा। बेसिक हिस्टोन प्रोटीन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? BHP, इसको याद रखेंगे, ठीक। और अगर एनिमल का सेल है तो उसमें सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाएगा। सेंट्रियोल्स यहाँ पर लिखेंगे इन एनिमल्स, क्योंकि प्लांट में ये तो होता ही नहीं। आल्सो डुप्लीकेट्स, ये भी एक से दो हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा इसको समझ लेते हैं। सेंट्रियोल कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, इसके अंदर दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। यह भी एक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर डुप्लीकेट हो गया तो ये एक नहीं अब दो हो जाएगा। ये सब यहाँ पे देखिए तैयारी चल रही है, इसलिए तो इसका आई फेज का नाम क्या था? प्रिपरेटिव फेज। अब इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने इसको भी देख लिया। अब इस G2 फेज की क्या खास बात है, यहाँ पे देखते हैं। इस G2 में इसका नाम क्या हो सकता है? नाम इसका होगा सेकेंड गैप फेज, या आप इसको बोल सकते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज, या इसको बोला जा सकता है प्री माइटोटिक फेज। ये प्री माइटोटिक फेज है। यहाँ पे ये इसका पूरा नाम हो गया। यहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स synthesized
अब ये लार्जर मॉलिक्यूल प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये बाद में किसको बनाने में हेल्प करेगा, हेल्प इन स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने 3 फेज देख लिया। तो देखिए पहले वाले में यहाँ पे आपको इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका ये जीवन के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा आपने अभी देखा कि ये किसके लिए है, यहाँ से यहाँ तक आपने पूरा देखा ये किसके लिए है, ये एस फेज के लिए है, और लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा किसके लिए है, G2 फेज के लिए। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी, कौन सी चीज़ें कहाँ पे बनती है। अब G0 की भी बात आई है तो उसको भी ज़रा देखते हैं। G0 इसको किस नाम से बोलेंगे, क्यूसेंट स्टेज, क्यूसेंट स्टेज। जब सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनाएगा तो कभी कभी डॉटर सेल डिवाइड नहीं करता, वो इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाता है। इसी इनएक्टिव स्टेज का नाम है क्यूसेंट स्टेज। व्हेन डॉटर सेल्स डू नॉट डिवाइड, they enter into inactive stage which is known as G0. Although cells at G0 stage remain metabolically active, लेकिन अब ग्रो नहीं करेगा, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, यानी कि ग्रो नहीं करेगा अनलेस इट इज called on to do so, यानी कि जब तक इसको ग्रो करने के लिए कहा नहीं जाएगा तब तक ग्रो नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू नीड या रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवीजन। जैसे मान लिया कहीं पे सेल इंजरी हो गई, तब वहाँ पे नीड है, तब ये G0 G1 स्टेज में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया है। इसके बाद हम लोगों को देखना है माइटोटिक फेज, M फेज, यानी कि माइटोटिक फेज। ये हुआ माइटोटिक फेज। 4 तरह से कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे बता चुके पहले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। PM ऐड से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें देखना कि कौन से स्टेज कैसे दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेज को देखेंगे। प्रोफेज, इसको समझने के लिए डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सेल, तो यहाँ पर एक सेल का डायग्राम यहाँ पे इस तरह से बना लिया। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर इस तरह से कुछ न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, और बीच में इस तरह से न्यूक्लियर पोर के साथ होगा। इसमें अगर हम कहें कि ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम यहाँ पर शुरुआती स्टेज में ये इसके जो एंड्स होंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होंगे। हम यहाँ पे टोटल 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। ये दूसरा हो गया, अब यहाँ पे ये तीसरा हमने बना दिया, और एक और कहीं पे इधर से ले लेते हैं। तो देखिए 4 क्रोमोसोम हो गया, ठीक। और इसके अंदर एक ये न्यूक्लियोलस है।
अब इसमें देखेंगे क्या है ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये क्या है, क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल सेल डिवीजन के दौरान ही करेंगे। और ये यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोलस, इस तरह से न्यूक्लियोलस। अब देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट हम लोगों को याद रखना चाहिए। क्रोमोसोमल मटेरियल, इसको आप समझेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह से। क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस्ड हो जाएगा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं थिकेंड हो जाएगा, एंड कॉल्ड माइटोटिक क्रोमोसोम। अब यहां पे इसको माइटोटिक क्रोमोसोम बोला जाएगा। आपके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंडेंसेशन या थिकनिंग ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क होगा, तभी ये इस तरह से बनेगा। अगर इसको डायग्राम से समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम इस तरह से कह दें 4 क्रोमोसोम लिया था हमने, तो यहाँ पे इस तरह से 4 क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक दिख रहा है आपको। दिस इज द क्रोमैटिन नेटवर्क। कैसा है ये आपको थिन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही कंडेंसेशन होगा, यानी कि ये दोनों यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, तो ये 4 क्रोमोसोम आपको अब कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, तो कंडेंसेशन का मतलब ये है कि अब क्रोमैटिन नेटवर्क यूज नहीं होगा, उसको क्या बोला जाएगा, क्रोमोसोम। तो कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम क्या है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, टर्म्ड बाय आल्डेयर। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था, यहाँ पर वही साइंटिस्ट हैं डब्ल्यू फ्लेमिंग, जिन्होंने माइटोसिस टर्म दिया था। और क्वेश्चन CPMT MBBS में पहले कभी पूछा जा चुका है। क्रोमैटिन नेटवर्क की डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। तो ये है क्या, कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA एंड BHP, यही आंसर दिया हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। तो आपने समझ लिया होगा इस कंडेंसेशन का मतलब क्या, इसके लिए कौन सी चीज़ें हेल्प करती है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की असेंबली हो जाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब सारे इस फेज को हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ और समझना है, 2 स्ट्रक्चर को, एक यहाँ पर इस तरह से और एक ऊपर बना देते। ये क्या है, ये जो सेंट्रियोल डिवाइड किया था वही है ये, और ये बाद में एस्टर बोला जाएगा। तो यहाँ पर अभी से लिख दे रहे हैं एस्टर, बाद में डेवलप होगा। कितना एस्टर, 2, और ये किधर की ओर मूव करेगा, अपोजिट पोल की तरफ, इस तरह से। अगर हम पोल ये बोल दें तो यहाँ तक पहुँचेगा। नेक्स्ट हमारा फेज है मेटाफेज। अब इसका नाम मेटा क्यों पड़ा, प्रो का मतलब पहले होता है, मेटा का मतलब होता है बाद में का मतलब सेकंड या लेटर। तो इसके बाद आ रहा, इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ गया है। अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो भी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वो कहाँ पे पहुँच जाता है, इक्वेटर पे, ये बीच में इक्वेटर। तो यहाँ पे इसके डायग्राम से समझना पड़ेगा। के लिए एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं लाइक दिस। ये देखिए, इसमें 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। एक ये देखिए, ठीक, इसमें 2 क्रोमैटिड है। दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर कुछ इस तरह से, तीसरा यहाँ पर कुछ इस तरह से, और चौथा यहाँ पर कुछ इस तरह से। हमने अलग अलग कलर से बना दिया इसलिए कि आपको समझ में। 4 क्रोमोसोम है यहाँ पर।
अब ये चारों क्रोमोसोम, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, अभी न्यूक्लियस यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, कुछ 2-3 बातें उधर जानबूझ के नहीं बताया, अभी वहाँ पे देखेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे एस्टर। यहाँ से कुछ रेज निकलेगी, वो सीधे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पास जुड़ जाएगा। एक्चुअली में काइंटोकोर से जुड़ता है, वो अभी बाद में देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से जुड़ गया। अब कुछ फाइबर यहाँ से निकल करके इस पोल की तरफ जाएंगे, इधर की ओर, लेकिन बहुत से ऐसे होते नहीं पहुँच पाते, सिर्फ यहीं तक रह जाते, उसको अलग नाम से बोला जाएगा इस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पर इसका क्या क्या नेमिंग है। ये एस्टर है एक प्रकार से, दिस इज एस्टर, यहाँ पर ये भी एस्टर है। अगर एस्टर की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आता है, सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज। अब इसको ध्यान रखें, कभी कभी एस्टर में क्या क्या कंपोनेंट है ये पूछा जाता है। तो सेंट्रियोल यहाँ पर ये देखिए, एक ये दिख रहा है और एक ये परपेंडिकुलर, 2 है इसलिए एस लगा देते हैं। स्टार लाइक है ये, इसलिए इसका नाम है एस्टर। एक एस्टर यहाँ पर, एक एस्टर यहाँ पर, तो इस पॉइंट को यहीं पे लिख दे रहे हैं। सिंस देयर आर 2 एस्टर, hence in animals mitosis is एम्फीएस्ट्रल टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले AIPMT में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। एम्फी मीन्स बोथ, एस्ट्रल आप देख रहे हैं 2 एस्टर है, ऐसा एनिमल में है। यहाँ पर देखिए एनिमल में, प्लांट में सेंट्रियोल होगा नहीं तो एस्टर भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल ही स्पिंडल फाइबर को बनाता है। बट इन प्लांट्स नो एस्टर प्रेजेंट, यहाँ पे एस्टर नहीं होगा। हेंस माइटोसिस प्लांट में कैसी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए माइटोसिस हो जाएगी एन एस्ट्रल। आपको पहले भी बताया है, जब एन लिखा हो तो उसका मतलब एब्सेंट होगा। तो कभी कभी सोचते जब एस्टर नहीं बनेगा तो ये स्पिंडल फाइबर कैसे बन रहा है, वो बनेगा ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा, जो प्लांट में तो होता ही है। अब इसका नाम देखते हैं फटाफट क्या है। ये जो फाइबर जुड़ा हुआ है इसका नाम है क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर, इसको आप किस नाम से और बोल सकते हैं, टैक्टाइल फाइबर। दिस इज द टैक्टाइल फाइबर। यहाँ पर जो इस पोल से निकलकर इस पोल की तरफ गया है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और जो यहाँ पूरा नहीं पहुँच रहा है पोल तक, उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पर ये जो एक लाइन में लग गए हैं क्रोमोसोम, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेल का बीच वाला जो पोर्शन है, ये आप इक्वेटर की तरह समझिए। जैसे अर्थ का सिस्टम होता है वैसे यहाँ पर भी, अर्थ में भी पोल होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, वैसे यहाँ पर समझेंगे। तो इसकी खास बात क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम इधर उधर रहेंगे सब इक्वेटर पर लग जाएंगे, और ऑल क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट इक्वेटर। अगर ये इक्वेटर पर आ गए हैं तो इस इकट्ठा होने को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे कांग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस बात को बोलेंगे कांग्रेशन। अब जो इकट्ठा हो गए हैं वो एक प्लेट के ऊपर इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द मेटाफेजिक प्लेट, ऑन द मेटाफेजिक प्लेट।
ये पॉइंट। और ये मेटाफेज ही वो स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसकी संख्या को भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे और मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड। तो और यहाँ पे कैसे इसके लिए आप आंसर खोजेंगे, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रोमोसोम को, ऑब्जर्वेशन एंड काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे और काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतने पॉइंट को आपको समझना है। अब ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर और देखना है कि ये कैसे होता है। एक क्रोमोसोम के यहाँ पे बना लेते हैं, एक क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं, हाईलाइट हो जाएगा जिससे सब कुछ आपने इस तरह से देखा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से क्रोमोसोम आपको दिख रहा है। ये इसका सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लगी होगी, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये जो पीला वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से, ऐसे और ये ऐसे। तो आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। और ये किससे जुड़ा रहता है यहाँ पर, ये कौन सा है, इसी पर ये क्या है, ये है क्रोमोसोमल फाइबर या टैक्टाइल फाइबर। तो आप इस तरह से देखेंगे। और ये सेंट्रोमियर है, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज द सेंट्रोमियर। तो पूरे स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे समझना है, सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर अभी बताया था कुछ पॉइंट छूट गया था, वो क्या है यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। अब इसके बाद कुछ इसमें पॉइंट आपको बताया था कि छूट गया है, वो अभी देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अर्ली प्रोफेज में जो ये क्रोमोसोम आप देख रहे हैं ये ऊन के गोले की तरह से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर उस स्टेज को बोला जाएगा स्पाइरीम स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पाइरीम स्टेज का मतलब है बॉल ऑफ वूल। ध्यान रखेंगे ये अर्ली स्टेज में होगा, लेकिन यही अगर लेट प्रोफेज की बात करें तब यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है। लेट में जितस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर कर जाएगा, डिसअपीयर। और फिर इसका क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाएगा, तो इसकी रिफ्रैक्टिव और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपने मेटाफेज कंप्लीट देख लिया। इसके बाद का जो स्टेज है वो तीसरा है, उसका नाम है एनाफेज। अब इसको भी देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है एनाफेज। थर्ड फेज है एनाफेज। इस एनाफेज को समझने के लिए दो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, को अर्ली एनाफेज के लिए और ये वाला हो जाएगा लेट एनाफेज के लिए, लेट एनाफेज के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं इसमें अभी तक क्या है, दोनों क्रोमैटिड के लिए एक ही सेंट्रोमियर है। और इसमें क्या होगा, वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दो डॉट बना दिया। दो डॉट का मतलब अब सेंट्रोमियर डिवाइड कर चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसको समझेंगे। इसके ऊपर इस तरह से क्रोमोसोम भी लगा देते हैं लाइक दिस। यहाँ पर भी
क्रोमोजोम, आपको इस तरह से क्रोमोजोम समझ लेना है। यहाँ पर भी क्रोमोजोम इस तरह से ये, और लास्ट में यहाँ पर भी क्रोमोजोम। ये जो क्रोमोजोम बना है ये अब हो जाएगा डॉटर क्रोमोजोम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर चुका है, इसकी खास बात यही है। अब यहाँ पर क्या होगा, वही एस्टर यहाँ पर भी होगा, तो इसको ऐसे यहाँ पर डायग्राम से सेम टू सेम बना लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, अच्छा देखिए इसको स्पेंडल फाइबर क्यों बोला, आप देख सकते हैं ये स्पेंडल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर ये देखिए अलग अलग हो गया है, तो ये क्रोमोजोम करेगा क्या, इस वाले में अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करेगा इस साइड में, यानी कि इधर की ओर मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा, या तो ये छोटा हो जाए या तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करें। रिपेल करते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो इस तरह से ये रिपेल करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे इस तरह से रिपेल करेंगे। अब जब रिपेल करेंगे तो कंडीशन कुछ यहाँ पे आप इस तरह से देखेंगे कि ये जो सेंट्रोमियर है पोल की तरफ हो जाता है। यहाँ पर ये पोल है। अब जब सेंट्रोमियर पोल की तरफ होगा तो इसके दोनों आर्म नीचे की ओर लटक जाएंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसे हो जाएगी, देखिए ये ऐसा लग रहा है लटक गया है, नीचे की ओर हैंगिंग कर रहा है इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर ये सेंट्रोमियर, और ये अभी देखिए ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटा हो चुका है, क्रोमोसोमल फाइबर छोटा हो गया, और वास्तव में छोटा होता है तभी जो है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर देखिए फटाफट इसको भी बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से होगा। जब ये इस तरह से आर्म लटक जाते हैं तो इसका शेप यहीं पर डिसाइड हो जाता है। तो इसके बीच में कुछ फाइबर भी डेवलप हो जाते हैं। इस फाइबर का नाम भी पूछा जा चुका है। तो इस फाइबर को बोला जाएगा इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर। ठीक, अब ये ऐसा लग रहा है ये कहाँ पे चला गया है, अपोजिट पोल की तरफ पहुँच चुका है। अब यहाँ पे कैसे होता है, तो पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बनता है। सेंट्रोमियर अभी तक क्या था, दोनों क्रोमैटिड के लिए एक था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग स्प्लिट्स, एंड thus become separate centromere for each daughter क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये डॉटर क्रोमोसोम हो गया है, तो इस वर्ड को समझिएगा, डॉटर क्रोमोसोम। ये आपने देख लिया। अब इसमें क्या होगा, अपोजिट पोल की तरफ कैसे मूव करते हैं। अब जरा यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देखिए, ये इस तरह से ऊपर की ओर बना रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है ये ऊपर की ओर, ये इधर की ओर जाएगा अपोजिट पोल की तरफ। ये तभी होगा जब ये छोटा हो जाए। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर है डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक। अब ये किसकी वजह से होता है, विच इज बाई टू फोर्सेस। अब यहाँ पे दो फोर्स का रोल है। अब देखिए फोर्स कौन कौन सा है। पहला फोर्स ये है कि ये एक दूसरे को रेपेल करेगा, यानी कि पुश करेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे रिपल्सन, या फिर बोल सकते हैं पुशिंग फोर्स। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये है, ये छोटा हो जाएगा तो ये लगता है पुलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुलिंग फोर्स। अब पुलिंग फोर्स क्यों होता है, तो यहाँ पर है ड्यू टू शॉर्टेनिंग ऑफ
क्रोमोसोमल फाइबर्स या टैक्टाइल फाइबर्स। इस तरह से आपने एनाफेज देख लिया। होता है एनाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, वो है लास्ट फेज और उसको हम लोग बोलेंगे टीलोफेज। लास्ट फेज क्या है इसके बाद, टीलो का मतलब ही एंड होता है और ये फेज पहले फेज का उल्टा है, यानी कि ये है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का ये उल्टा फेज है तो इसको रिवर्स प्रोफेज बोला जा सकता है। इसको डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम में यहाँ पर जब बनेगा तो सेल ऐसा लगेगा कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस शुरू हो चुकी है, इसलिए बीच में यहाँ पे इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन बना दिया जाएगा। तो ये लगता है 8 के जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये जो क्रोमोसोम यहाँ पर ये इधर की ओर क्लस्टर्ड हो जाएगा। चारों क्रोमोसोम को पहले यहाँ पे बना लेते। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम जो प्रोफेज में क्या हुआ था, थिकेंड हुआ था, अब यहाँ पे ये थिन होने लगेगा। तो जब थिन होने लगेगा तो कुछ इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पर भी इसको, यानी कि उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जा रही है, यानी कि अब क्रोमैटिन नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसका हो जाएगा न्यूक्लियस का अपीयरेंस, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर रीअपियर कर रही है। ये यहाँ पे न्यूक्लियोलस इस तरह से बन गया, ये न्यूक्लियोलस बन गया, यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस इस तरह से बन गया। तो आप इसको देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, डॉटर, ये है डॉटर न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी ये डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस। अब बाकी चीज़ इसमें देखते क्या है, आपको पता है यहाँ पे क्या रीअपेयर कर गया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ पर दिस इज न्यूक्लियोलस। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमको समझना है। तो क्रोमोसोम यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, तो लिखिए क्लस्टर्ड एट अपोजिट पोल। ये अपोजिट पोल की तरफ क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है। एंड लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी या फिर आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी, यानी कि अब जो क्रोमोसोम वर्ड यूज हो रहा था यहाँ पे यूज नहीं होगा। दैट इज क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, अनथिकेंड हो जाएगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, ER, ये दोबारा बन जाते हैं, इसेट्रा, रीफॉर्म बोलेंगे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रीअपियर। जो डिसअपियर हुआ था लेट प्रोफेज में, यहाँ पे रीअपियर कर जाएगा। तो एक चीज़ और है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट भी हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइटोकाइनेसिस स्टार्टेड, जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। इस डिप्रेशन का मतलब ही है कि अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने वाली है। तो टीलोफेज में आपने इतना देख लिया। अब साइटोकाइनेसिस के बाद होगा, जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अलग तरह से, तो इसको 2 टाइप्स के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला है सेल फरोइंग मेथड, सेल फरोइंग या फिर सेल क्लीवेज मेथड, सेल फरोइंग और सेल क्लीवेज मेथड। ये कहाँ पर होगा, एनिमल सेल में, तो यहाँ पर लिखेंगे इन एनिमल्स। और दूसरा है सेल प्लेट मेथड,
सेल प्लेट मेथड और ये होगा इन प्लांट सेल में। तो यहाँ पे प्लांट सेल्स की बात करेंगे। तो अब डायग्राम से देखें कि कैसे होगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर जो भी टीलोफेज का डायग्राम बनाया था उसको एक बार फिर से फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आसान हो जाएगा समझना। यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपने टीलोफेज का डायग्राम देखा था। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम इस तरह से लिया था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस आ गया था। देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब ये वाला हमको मेथड पढ़ना है, हमको बेसिकली यहाँ पर ये वाला मेथड पढ़ना है। यहाँ पर पहला मेथड है सेल फरोइंग मेथड। इस मेथड में क्या होगा कि ये जो कंस्ट्रिक्शन जहाँ पर है, यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। माइक्रोफिलामेंट इकट्ठा होगा तो ये बाहर से अंदर की ओर मुड़ने लगेगा, यानी कि इन्वेजिनेट करेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटली मैनर। और यहाँ पे कुछ खास तरह की बॉडी बन जाती है, उस बॉडी को मिड बॉडी बोला जाएगा। यहाँ पे ये मिड बॉडी है जो कि एक प्रकार का वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। और ये यहाँ पे क्या चीज़ इकट्ठा हो गया है, माइक्रोफिलामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफिलामेंट कलेक्ट्स बिलो सेल मेम्ब्रेन, बिलो सेल मेम्ब्रेन। अब जब ये इस तरह से इकट्ठा हो गया तो ये क्या करेगा, अंदर की ओर पुश करेगा, विच इंड्यूसेस इनवेजिनेशन। अगर इनवेजिनेशन नहीं लिखा है तो लिखा रहेगा इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड या सेंटर की ओर। अगर इस तरह से है तो ये कौन सा मैनर हुआ, जैसे आप देख रहे हैं एरो को बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, इस बात को बोलेंगे सेंट्रीपीटली। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ये सेंट्रीपिटल मैनर से इस तरह से होगा। जरा रिजल्ट देखें इसके बाद क्या होगा। अगर इस तरह से डिवाइड हो जाए तो कंडीशन इसकी यहाँ पे क्या होगी, 2 सेल्स बन जाएगा। तो 2 सेल्स यहाँ पे डॉटर सेल कैसे बनेगा, तो एक सेल यहाँ पर कुछ इस तरह से, दूसरा सेल कुछ इस तरह से। इसके अंदर ये न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पे 4 इस तरह से क्रोमोसोम लिए थे तो 4 क्रोमोसोम इस तरह से हो गए, ये इसका हो गया न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 2 डॉटर सेल्स बन गया, 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन गया। ये हो गया साइटोकाइनेसिस एनिमल के केस में। अगर साइटोकाइनेसिस इसमें देखा है प्लांट में, तो ये कौन सा मेथड है। अब यहाँ पर ये सेल प्लेट लिखा हुआ है। सेल प्लेट किस में पाया जा रहा है, प्लांट में। प्लांट का जो सेल वाल होता है रिजिड होता है, वो अंदर की ओर इन्वेजिनेट नहीं कर पाएगा, जैसे यहाँ पर इन्वेजिनेट किया, इसलिए यहाँ पर कोई दूसरा ही मेथड यहाँ पे पाया जाता है। अब जरा इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए इसी डायग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस डायग्राम को ही यूज करेंगे इस तरह से। इस डायग्राम को अगर हम बेस बनाएं तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा सेल वॉल का यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर बाहर की ओर ये सेल वॉल है, अंदर की ओर यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इधर देखिए ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पर इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई इस तरह से 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पर बीच में क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, गोल्गी वेसाइकिल, और ये सेंटर से बाहर की ओर इकट्ठा होता हुआ निकलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन एरो का हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर या बाहर के कुछ स्ट्रक्चर और लगे होते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये रेमनेंट है स्पिंडल फाइबर का, जिसको क्या बोला जाता है, फ्रैगमोप्लास्ट। बाद में ये डिसअपीयर, का नाम है फ्रैगमोप्लास्ट,
और ये है गोल्गी वेसाइकिल। ये जो इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, ये है गोल्गी वेसाइकिल्स। अब ये गोल्गी वेसाइकिल कैसे इकट्ठा हो रहा है? कलेक्ट्स फ्रॉम सेंटर टू आउटर साइड या आउटसाइड। अगर इस तरह से है इकट्ठा तो इसको बोलेंगे, दैट इज कैसे हुआ? सेंट्रीफ्यूगली। इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगली। यहाँ पे क्या था? सेंट्रीपिटली, यहाँ पर इस तरह से। अब ये जो गोल्गी वेसाइकिल है ये अलग तरह से यहाँ पर सेपरेट होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। अब दूसरा डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब देखिए बिना डायग्राम्स के इस समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस है। अब ये जो यहाँ पे गोल्गी वेसाइकिल थी ये कुछ इस तरह से इसका मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से लग जाएगा। और इसके अंदर जो कुछ भरा होगा वो बनाएगा यहाँ पर सेल प्लेट। ये देखिए ये बन गया सेल प्लेट, और यही सेल प्लेट बाद में सेल वॉल का काम करेगा। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हो रहा है। अच्छा ये क्या है? ये पहले का ही सेल मेम्ब्रेन है। अब जो ये इसकी मेम्ब्रेन थी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये जो यहाँ पे आपने देखा, दिस इज द सेल प्लेट। दिस इज द सेल प्लेट। यहाँ पर ये सेल प्लेट है। और ये बाद में क्या बनाएगा? सेल वॉल। तो इसको बोला जाता है प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद ये दो सेल यहाँ पे किस तरह से सेपरेट होगा इसको देखेंगे। अब दो सेल देखें यहाँ पे फटाफट इस तरह से बन जाएगा। एक ये सेल हो गया और दूसरा सेल यहाँ पर कुछ इस तरह से हो गया। ये देखिए ये इसके अंदर न्यूक्लियस, ये इसके अंदर न्यूक्लियस। ये देखिए इस तरह से ये दो सेल बन गया। और इसके अंदर यहाँ पर क्या ये है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी देखिए दो डॉटर सेल बन चुका है। तो ये क्या है? 2 डॉटर सेल्स। ये देखिए। तो पॉइंट ये है व्हाई सेल डिवाइड्स। सेल डिवीजन आखिर होता क्यों है? तो उसके पीछे कुछ कारण है। अब जरा यहाँ पर देखिए, अगर हम कुछ सेल इस तरह से बनाएं तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये ग्रो कर रहा है। तो ग्रो करने के बाद ये इस तरह से बड़ा हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ तो वही है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म देखिए इतना बड़ा हो गया। तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा यहाँ पे, कैरियोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस साइज रिमेन सेम। यहाँ पर सेम टू सेम है, बट साइटोप्लाज्म या सेल साइज क्या हो गया? बढ़ गया है, इंक्रीजेज। अगर ये इंक्रीज हुआ है तब कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होगा। दिस क्रिएट डिस्टर्बेंस इन केपी, या इसी को बोलते हैं एनपी। ये क्या है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये डिस्टर्ब हो रहा है। अब इस डिस्टर्बेंस को मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करेगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली में क्या होता है? ये डिस्टर्बेंस तो लिखा, लेकिन ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू रीस्टोर दिस इंडेक्स सेल डिवाइड्स। इस तरह से ये डिवाइड करेगा। अब इसका एक फार्मूला भी होता है। तो Kp इक्वल टू Vn अपॉन Vc माइनस Vn। अब यहाँ पर ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और ये वॉल्यूम ऑफ सेल।
एएमयू में एक पॉइंट और पूछा गया कि क्यों डिवाइड करता है, तो उसके लिए कुछ माइटोजेंस हैं। तो यहाँ पर आप माइटोजेंस की बात करेंगे, कुछ केमिकल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा माइटोजेंस, ये क्या है? केमिकल्स विच इंड्यूसेस माइटोसिस। यहाँ पर ये माइटोसिस की बात करेंगे। अब प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट्स के केस में हार्मोन है, तो हार्मोन का नाम आपको पता होगा, उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन, यानी कि सी के। लेकिन एनिमल में इस तरह का कोई हार्मोन होता नहीं, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? एनिमल के केस में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ग्रोथ फैक्टर्स। अब ये ग्रोथ फैक्टर्स दो तरह से हो सकता है, या तो होगा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या फिर होगा प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम देखें क्या है? इसका पूरा नाम है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और ये है प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा और क्या होते हैं? लिम्फोकाइंस भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये जो क्वेश्चन है कब पूछा गया है? एएमयू में 2015 के एमबीबीएस एंट्रेंस में पूछा गया, इसको देख लीजिएगा। अब कुछ और सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखते हैं क्या है, उसको हम नोट करके देख लेते हैं। एक पॉइंट ये है कि सी माइटोसिस क्या होता है, तो ये क्या है? कोलचिसिन इंटरप्टेड माइटोसिस है। कोलचिसिन इंटरप्टेड माइटोसिस है। कोलचिसिन एक प्रकार का एल्कोलाइड है जो लिलिएसी फैमिली के मेंबर से प्राप्त होता है, और उसका नाम है कोलचिकम ऑटमनेल। ये करता क्या? स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता, इसलिए कंडीशन हो जाती है पॉलीप्लॉइडी, और इस तरह के माइटोसिस को सी माइटोसिस फिर बोला जाएगा। ये क्या करता है? कॉजेज पॉलीप्लॉइडी बिकॉज इट डिस्टर्ब, ये किसको डिस्टर्ब करता है? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है, तो ये पॉलीप्लॉइड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको समझना है हीला सेल क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली में ये एक प्रकार का कैंसरस सेल है जो पेशेंट से लिया गया था, उसका नाम है, यहाँ पर है कैंसरस सेल ऑफ हेनरीटा लैक, और इसीलिए इस सेल का नाम पड़ गया। यहाँ पे LA देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इसको क्या था? सर्वाइकल कैंसर। तो कैंसर की स्टडी करने के बाद पता चला कि कैंसर के पीछे कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस है। एंड कैंसर इज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। तो यहाँ पे इस तरह का ये